नमस्कार। आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे हम परिवहन। हम बात कर रहे थे यूरोपीय महाद्वीप की। यूरोपीय महाद्वीप की अर्थव्यवस्था का आधार परिवहन भी है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि यूरोप के साथ साथ प्रत्येक महाद्वीप, देश या क्षेत्र, उसमें वहाँ के परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में। यहाँ की औद्योगिक प्रगति, कृषि विकास, खनिज खनन, व्यापार एवं नगरीकरण परिवहन पर ही निर्भर करता है। यूरोप में सभी प्रकार के परिवहन जैसे कि स्थल, जल एवं वायु परिवहन का पर्याप्त विकास हुआ है और हमें शुरू से ही पता है कि यूरोप में इन चीज़ों का विकास बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। हम सबसे पहले शॉर्ट में बात करेंगे सड़क परिवहन की। यूरोप के देशों में सड़क का सघन जाल विकसित हुआ है। यूरोप के प्रत्येक देश में न केवल आंतरिक सड़कों का सघन जाल है, अपितु यहाँ के अधिकांश देश एक दूसरे से सड़क मार्ग से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ के नगरों में सड़क संपर्कशीलता अत्यधिक है। न केवल नगर बल्कि शेष दूसरे प्रदेश भी सड़क संपर्क से जुड़े हुए हैं। यहाँ के संपूर्ण सड़क जाल का वर्णन। अब बात करते हैं हम रेल मार्ग की। यूरोप में रेल मार्ग का सघन जाल है और समस्त यूरोप में लगभग 4 लाख किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिनमें अधिकतर दोहरे पथ हैं और सर्वप्रथम लोहे की पटरी पर चलने वाली पहली गाड़ी 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुई थी, परंतु इंजन से चलने वाले रेलगाड़ी का प्रचलन 1729 में हुआ और ये भाप से चलने वाला इंजन था। 1803 में सबसे पहले जनसाधारण के लिए रेल मार्ग का उपयोग होने लगा। इंग्लैंड के बाद कृत्रिम रूप से यूरोप के देशों में रेल मार्गों का विस्तार होता गया। आज यूरोप में सघन रेल मार्ग है, जो कि वहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है और रीढ़ की हड्डी भी है। यूरोप महाद्वीप में प्रमुखतः 10 रेल मार्ग मुख्य रूप से हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे लंदन पेरिस। यह लंदन पेरिस रेल मार्ग बोन, बर्लिन, वर्सा और मॉस्को से होता हुआ जाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि यह यूरोप से लेके कहाँ तक फैला हुआ है, मॉस्को तक ये फैला हुआ है। दूसरा है पेरिस प्राग क्रेकाउ मार्ग। तीसरा साउथहैम्पटन ली हैवर पेरिस वियना बुडापेस्ट बुकारेस्ट किशिनेव मार्ग। इसकी एक जो ब्रांच है वो बुडापेस्ट, बेलग्रेड और इस्तांबुल तक जाती है और दूसरी इसकी ब्रांच है वो है पेरिस, मिलान, रोम और नेपल्स। स्टॉकहोम हेम मार्ग बोन और वेसल के बीच में भी निकलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वारसा, वियना, म्यूनिख, ज्यूरिख रेल मार्ग की, जो कि बार्सिलोना, मैड्रिड क्षेत्र को भी जोड़ता है। बर्लिन, कोलोन, पेरिस और मैड्रिड के बीच में भी है। इस तरीके से यहाँ पर सघन रेल मार्ग बिछा हुआ है। हैम्बर्ग बर्लिन मार्ग वियना, वेरोना और मिलान को भी मिलाता है। एक यहाँ पर यूरोप में ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है, जो कि यूरोप के अनेक प्रसिद्ध नगरों एवं राजधानियों को जोड़ते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस से कुस्तूनिया तक जाता है। पेरिस से यह स्टांसबर्ग, उल्मनगर, आग्सबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, वेलफ्रेड इत्यादि को जोड़ता है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश से गुजरते हैं और यूरोप का रेल मार्ग संपर्क में आने से ये मध्य एशियाई क्षेत्र तक फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे यूरोप के जल मार्गों की, क्योंकि यूरोप महाद्वीप है वो चारों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है और इसके अंध महासागर भी इसको अपने में समेटे हुए हैं। तो यूरोप में आंतरिक एवं समुद्रीय दोनों ही प्रकार के जलमार्गों का पूर्ण रूपेण विकास हुआ है। अब हम बात करेंगे आंतरिक जल मार्ग की। यूरोप में नहरों तथा नदी मार्गों का बहुत महत्व है। जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, रूस और फ्रांस में नदियों तथा नहरों पर काफ़ी यातायात निर्भर करता है। यूरोप के जो मुख्य नदी मार्ग हैं, जिनमें डैन्यूब, राइन, एल्ब, रोन, बोल्गा, नीपर तथा डॉन है। रूस में नदी यातायात का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ नदियों को जोड़कर संगठित जल यातायात की व्यवस्था की गई है।
आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के महत्वपूर्ण राइन नदी मार्ग की, जो कि अपना औद्योगिकरण में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विश्व का सबसे उन्नत तथा विकसित आंतरिक नदी मार्ग है, जो उत्तर पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों में बनाया गया है। व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से राइन की रिफ्ट घाटी महत्वपूर्ण है तथा यूरोप में सबसे अलग मानी गई है। इस नदी में प्राय सभी व्यापारिक केंद्र भी हैं। राइन विश्व की सबसे अधिक व्यस्त रहने वाली नदी है। राइन नदी मार्ग को अनेक भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त हैं, जिससे यातायात को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। यातायात की दृष्टि से राइन नदी मार्ग को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, बासेल से स्ट्रासबूर्ग, स्ट्रासबूर्ग से बिंजेन, बिंजेन से बोन तथा बोन से राइटडम। राइन नदी का मार्ग अनेक देशों तथा उद्योगों से संबंधित है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है। राइन नदी के मार्ग दक्षिण की ओर बासेल द्वारा तथा स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड, इटली से संबंधित है। दक्षिण की ओर बेसेज और जूरा पर्वत के बीच बरगाड़ी द्वारा इनको रोन घाटी तथा मार्सिलीज से जोड़ दिया गया है। पश्चिम की ओर से उत्तर में स्थित सेवर्न द्वारा इसे जोड़ा गया है। इस तरीके से यह एक आंतरिक जलमार्ग का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। अब बात करेंगे हम डैन्यूब जलमार्ग का। डैन्यूब जलमार्ग, यह नदी जर्मन स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और पूर्व की ओर बहते हुए ऑस्ट्रिया देश में प्रवेश करती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के पास से होकर यह ऑस्ट्रिया की सीमा को पार करके हंगरी जैसे देशों में प्रवेश करती है। बुडापेस्ट पहुंचकर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। हंगरी की दक्षिणी सीमा को पार करके यूगोस्लाविया देश के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है तथा रोमानिया व बुल्गारिया की सीमा बनाती हुई पूर्व की ओर बहती है। इस नदी के द्वारा भी परिवहन का कार्य बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। नेक्स्ट है मैनचेस्टर शिप नहर। यह नहर 1895 में बनाई गई थी और ग्रेट ब्रिटेन की यह सबसे बड़ी व्यापारिक नहर है। मर्सी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित ईस्ट से मैनचेस्टर तक ईस्ट से लेके इस नहर की लंबाई लगभग 58 किलोमीटर है और इस तरीके से यह नहर को बनाने में करीबन 40 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और ब्रिटेन में यह सबसे अधिक उन्नत एवं औद्योगिक प्रदेश से होकर यह नहर गुजरती है, इसलिए इसका बहुत अधिक व्यापारिक महत्व है। और लिवरपूल से लेके मैनचेस्टर तक इस नदी के द्वारा कपास भेजी जाती है और मैनचेस्टर का तैयार कपड़ा लिवरपूल भेजा जाता है, इसलिए ये दोहरा आवागमन का कार्य करती है। नेक्स्ट है कील नहर क्षेत्र। बाल्टिक तथा उत्तरी सागर को मिलाने वाली कील नहर प्रसिद्ध नहर है और इस नहर के पश्चिम सिरे पर अनेक नगर बसे हुए हैं और पूर्वी सिरे पर कील नगर है। इस नहर को बनवाने का श्रेय जर्मनी को है और आजकल इस नहर का विशेष महत्व जर्मनी के लिए ही बहुत अधिक माना गया है। अब हम आते हैं वोल्गा डॉन नहर पर। यह नहर लेनिन नहर के नाम से जानी जाती है और इसकी लंबाई करीबन 101 किलोमीटर है और ये 1952 में चालू की गई थी। नहर के बन जाने से सोवियत संघ के यूरोपीय भाग में सभी जलमार्ग आपस से जुड़ गए हैं। अब हम बात करते हैं सामुद्रिक जलमार्ग की। सामुद्रिक जलमार्ग में जैसे मैंने बताया कि यूरोप जो है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस तरीके से इसके बहुत अच्छे महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग हैं, जिनमें सबसे पहला है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है जब इससे स्वेज नहर निकाली गई थी और यूरोपीय देशों को पश्चिमी देशों को पूर्वी देशों के साथ जोड़ा गया था। या हम ये कह सकते हैं जो उत्पादक देश थे उनको निम्न उत्पादक देशों के साथ जोड़ा गया, या हम कह सकते हैं अधिक विकसित देशों को विकासशील देशों के साथ इस नहर के द्वारा जोड़ा गया और एक नई दुनिया का इस समय विकास हुआ था। बात करते हैं भूमध्य सागरीय मार्ग की। यह मार्ग संसार का दूसरा प्रमुख जल मार्ग है और पहले स्थान पर उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग आता है। यह दुनिया के मध्य से होकर गुजरता है। इसमें कई खाड़ियाँ और सहायक मार्ग आकर मिलते हैं, जिससे ये मार्ग और भी अधिक लाभ पहुंचा सकता है।
बहुत बड़े बड़े इसके ऊपर बंदरगाह बसे हुए हैं। इसमें एशिया के भी मुख्य बंदरगाह हैं और यूरोप के भी बहुत बड़े बंदरगाह हैं। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिकंदरिया, अदन, मुंबई, कोचीन, कलकत्ता, इनको ये जोड़ रहा है। और अगर हम बात करते हैं